शहर जो अपने रिचनेस, कम क्राइम रेट्स और बॉलीवुड की चमक से काफी ज्यादा फेमस है। 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में हर तरह के लोग रहते हैं। क्राइम के मामले में भी अब ये शहर काफी ज्यादा सेफ है। Maximum City, Mumbai carries the tag of being the safest city among metros in India. बट इतनी सेफनेस आज तक मुंबई को कभी मिली ही नहीं। आज से 40 साल पहले मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी, पर इस शहर को कोई और ही रूल कर रहा था। ये बात तब की है जब मुंबई बॉम्बे था। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने इस शहर में इल्लीगल तरीके से 50 साल तक राज किया। ये है मुंबई माफिया। मुंबई डॉन्स का डेरा था जिसमें करीम लाला, अरुण गावली और छोटा शकील जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर पनपते थे। गैंगस्टर जिन्होंने ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत को हिला दिया। चाहे वो 1993 का ब्लास्ट या फिर वो 26/11 का वो हमला, सबकी शुरुआत यहां से हुई। और इन सब का श्रेय जाता है सिर्फ दाऊद इब्राहिम पर, जिसने पूरी मुंबई का नक्शा ही बदल के रख दिया। दाऊद की डी कंपनी ना सिर्फ इलीगल धंधे करती बल्कि बड़ी बड़ी फिल्म्स को फंड भी करती और क्रिकेट में करोड़ों रुपए लगाती। The Forbes list of the world's most powerful people is out. A surprise entry at number 50 is the underworld don and India's most wanted criminal Dawood Ibrahim. इसका आतंक इतना खतरनाक था कि इंडिया और यूएस ने 2003 में इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट फोर्ब्स ने 2015 में दाऊद को वन ऑफ द रिचेस्ट गैंगस्टर बताया, जिसकी नेटवर्थ अराउंड $6.7 बिलियन थी। उसने अपना नेटवर्क इतना एक्सपांड कर रखा था कि उसके कनेक्शंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएई, पाकिस्तान, यूरोप और साउथ एशिया तक थे। तो ऐसा क्या हुआ इन 10 सालों में कि इंडिया के सबसे पावरफुल माफिया का एम्पायर ही पूरा कोलैप्स हो गया। और ना सिर्फ दाऊद बल्कि सारे बड़े गैंगस्टर का आज नामो निशान तक नहीं। चलिए समझते हैं आज की इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री में कि कैसे अंडरवर्ल्ड ने मुंबई पर किया अपना डोमिनेशन और कैसे हुआ उनका कोलैप्स। मेरा नाम है आर्यन एंड यू आर वाचिंग द राइज एंड फॉल ऑफ मुंबई माफिया। साल है 1950। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके हैं, पर उनकी दी हुई गरीबी आज भी हर गलियों में भटक रही है। देश का हाल बहुत बुरा है और इस दौर में मुंबई एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट बन रहा है। हर दिन यहां पर काफी लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सभी इंपोर्टेड आइटम्स पर बैन लगा रखा है, जैसे गोल्ड और सिल्वर और बाकी दूसरी चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स। सरकार ने इन तरीकों से प्रोडक्ट की सप्लाई तो जीरो कर दी, पर अब इनकी डिमांड आसमान छू रही है। ये एक सुनहरा मौका है इल्लीगल धंधे करने का, और इस समय पर राइज होता है 3 अंडरवर्ल्ड डॉन्स का, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई। इस समय बॉम्बे का सीपोर्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसका फायदा हाजी मस्तान ने बखूबी ढंग से किया। हाजी मस्तान का पूरा नाम मस्तान हैदर मिर्जा था, जो तमिलनाडु से बॉम्बे आया था बॉम्बे पोर्ट पर कुली का काम करने। उसके नेटवर्क सी पोर्ट्स पर काफी अच्छे थे, जिससे उसने सोना, चांदी और लग्जरी गुड्स को इलीगल इंपोर्ट करके मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। उसका स्मगलिंग का ये नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि इसे तोड़ना पुलिस के लिए भी नामुमकिन था। हाजी मस्तान ने काफी सारी मूवीज अंडर द टेबल फाइनेंस करी और उनकी पहचान पूरा बॉलीवुड अच्छे से जानता है। अब्दुल करीम शेर खान, अक्का करीम लाला, पठान गैंग का लीडर और हमारी कहानी का सेकंड गैंगस्टर। इसका धंधा पूरा पावर पे चलता था। 1920s में इसकी फैमिली अफगानिस्तान से बॉम्बे शिफ्ट हुई थी और ये यहाँ पर एक नॉर्मल सा वर्कर था, बट इसने कुछ ही समय में दूसरे पठानों के साथ मिलकर अपनी पठान गैंग बनाई, जिसका काम हफ्ता वसूली, गैम्बलिंग और किडनैपिंग था। इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बड़े इंसान को अगर कोई भी जान का खतरा होता तो वो सीधा करीम लाला के पास जाते, ना कि पुलिस के पास।
कहानी का तीसरा कैरेक्टर है वरदाजन मुदालियार, अक्का वरदा भाई। ये भी तमिलनाडु से बॉम्बे आया था काम की तलाश में, और धीरे धीरे इसने अपना एम्पायर स्मगलिंग, गैम्बलिंग, हफ्ता वसूली और कॉन्ट्रैक्ट के लिए खड़ा कर दिया। और इसके पीछे भी हाजी मस्तान का ही हाथ था। गैंगस्टर होने के बाद भी वरदा भाई की इमेज उनकी कम्युनिटीज में काफी रिस्पेक्टफुल थी। इसका रीजन था उनके कम्युनिटीज की फाइनेंशियल हेल्प करना और उनके बीच डिस्प्यूट सॉल्व करना। जनरली तो एक गैंग दूसरे गैंग से काफी नफरत करती है, पर इन तीनों में काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी और 1970s में इन्होंने एक दूसरे के काम में दखल ना देने का एक एग्रीमेंट बनाया। तो ऐसा समझो कि एक म्यान में 3 तलवारें आराम से इस मुंबई की नगरी में राज कर रही थी और गैंगस्टर की दुनिया में लंबे अरसे से शांति थी, पर यह शांति तूफान के पहले की थी। 30 जुलाई 2015, 11 साल का मैं अपने पापा के साथ टीवी देख रहा हूं। उस दिन टीवी न्यूज पर सभी जगह एक ही न्यूज चल रही है, याकूब मेमन फांसी। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह फांसी पर लटका दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 7:10 तक फांसी की प्रक्रिया की गई। इस दौरान इस न्यूज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ काफी खींचा। मेरे दिमाग में इस चीज को लेकर काफी सवाल थे कि आखिर कौन है ये याकूब मेमन और आखिर इसको फांसी क्यों दी जा रही है। उस समय सवाल तो काफी थे, पर उसके जवाब अब जाकर मिले। इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और समाज में बहुत इज्जतदार आदमी है। तो ये पुलिस वाला, पर रिश्ते इसके बड़े बड़े गैंगस्टर हाजी मस्तान और करीम लाला से है। इब्राहिम कासकर के 11 बच्चे हैं, जिसमें से पहले का नाम साबिर इब्राहिम और दूसरे का नाम दाऊद इब्राहिम है। इब्राहिम फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से इसकी मदद करीम लाला करता है। पैसों की कमी की वजह से दाऊद ने 10 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद छोटी मोटी चोरी करना सीख गया। 1974 यह था दाऊद के लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जब बाशु नाम के एक बड़े डॉन को दाऊद ने लाइट बल्ब और सोडा बोतल से इतना मारा कि बाशु उसके बाद कभी नहीं दिखा। मारने की वजह थी दाऊद के भाई और इसके फादर का बाशु के द्वारा मजाक बनाना। इस इंसिडेंट के बाद दाऊद को पावर और नाम दोनों मिला, पर यह इसके लिए अभी भी काफी नहीं था। उन दिनों हाजी मस्तान की पावर पैसा था। दाऊद के पास एक दिन उड़ती उड़ती खबर आती है कि हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए एक गाड़ी में जा रहे हैं। दाऊद चाहता था कि वो बड़े अंडरवर्ल्ड लीडर्स को टारगेट करके अपना नाम और बड़ा करे। उसने तुरंत अपने भाई साबिर और दूसरे गैंग मेंबर्स के साथ वो 5 लाख लूट लिए, पर यह पैसा एक्चुअली हाजी मस्तान का नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का था। चोरी की इन्वेस्टिगेशन में दाऊद और सबीर का नाम आया और इसकी खबर इब्राहिम कासकर के पास पहुंची और उसने अपने बेटे को पीटकर पुलिस में गिरफ्तार करवा दिया। इस इंसिडेंट के बाद दाऊद प्योरली अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा लीडर बन गया था। उसकी गैंग दाऊद सबीर गैंग के चर्चे अब पूरे बॉम्बे में हो रहे थे। इस वक्त बॉम्बे की 2 सबसे बड़ी गैंग्स पठान गैंग और दाऊद सबीर गैंग एक दूसरे से काफी नफरत करती थी, पर पुलिस का झुकाव दाऊद की गैंग पर ज्यादा था क्योंकि वो पठानों का बड़ा नेटवर्क तोड़ना चाहती थी। 17 अगस्त 1977 पठान गैंग के मेन मेंबर अमीरजादा ने अयूब लाला और सईद बातला के साथ मिलकर दाऊद के दोस्त इकबाल नातिक को मार दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि नातिक एक जर्नलिस्ट था और वो पठानों के खिलाफ सारी खबरें अपने अखबार में छाप देता था। इस वजह से दाऊद ने भी रिटेलिएट करा। ये बॉम्बे का वो वक्त था जब इस शहर में खून खराबा शुरू ही हुआ था। दाऊद सबीर की गैंग ने सबसे पहले अयूब लाला को मारा और उसके बाद सईद बातला की उंगलियां काटकर उसको तड़पा कर मार दी। इसके बाद दोनों गैंग्स में जबरदस्त लड़ाइयां शुरू हो गई। वायलेंस अपनी चरम सीमा पर था। इस गैंग वॉर के चलते हाजी मस्तान ने एक मीटिंग बुलवाकर दाऊद और पठानों के बीच समझौता करवाया, जिससे इन दोनों के बीच फिर से लड़ाइयां रुक गई। बॉम्बे एक बार फिर शांत हो गया, पर सिर्फ चंद दिनों के लिए। मनिया सुर्वे मुंबई का एक बहुत शातिर और वायलेंट गैंगस्टर, जिसने अपनी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग से
ना सिर्फ दूसरी गैंग को बल्कि पुलिस तक को परेशान कर रखा था। उस समझौते के बाद भी पठान लीडर अमीरजादा और आलमजेब को दाऊद से बदला लेना था, तो वो मनिया सुरवे को एक शूट आउट में शामिल करते हैं और ये शूट आउट और किसी का नहीं बल्कि दाऊद के भाई साबिर का था। बारह फरवरी की रात 1 बजे एक पेट्रोल पंप पर मनिया सुरवे, आलमजेब और अमीरजादा ने मिलकर अकेले साबिर को मार दिया। दाऊद पर यह बहुत बड़ा झटका था। उसके दिमाग में सिर्फ बदला चल रहा था, बदला अपने भाई के मारे जाने का। दाऊद 1 साल तक सही समय का इंतजार करता रहा। तभी 23 जनवरी 1982 को पुलिस के एक एनकाउंटर में मनिया सुरवे मारा गया। वहीं दूसरी तरफ अमीरजादा को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दाऊद को साबिर के मौत का बदला अपनी गैंग के जरिए लेना था। दाऊद के कहने पर डेविड परदेसी नाम के गैंगस्टर ने अमीरजादा को बीच कोर्ट में मार दिया। यह हत्या पठानों के बीच बहुत ज्यादा घातक थी। दाऊद की गैंग को अब डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें बड़े नाम ये थे जैसे छोटा राजन, बड़ा राजन, छोटा शकील और लंबू शकील। दूसरी तरफ पठान गैंग के लीडर आलमजेब ने अब्दुल कुंजू नाम के गैंगस्टर को बड़ा राजन को मारने की सुपारी दी। कुंजू ने चंद्रकांत सफालिका के साथ मिलकर बड़ा राजन को मार दिया। इसके जवाब में छोटा राजन ने कुंजू को मार दिया। पठान और दाऊद की लड़ाई के पीठ पीछे एक और गैंग ने अपना नाम बिखेरा। नाम था BRA गैंग। इस गैंग ने भी दाऊद के नाक में दम कर रखा था। दूसरी तरफ समद खान, पठान का एक क्रूअल गैंगस्टर जिसके चाचा करीम लाला थे। वो दाऊद की गैंग से दोस्ती करने चला गया क्योंकि उसको करीम लाला से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। पर दाऊद के दिमाग में पठानों के खिलाफ इतनी नफरत थी कि उसने समद खान को तक दिया। इतने समय से दाऊद को सपोर्ट करती पुलिस भी अब उसके विपक्ष में हो गई और उसको समद खान के एनकाउंटर में गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए दाऊद दुबई भाग गया और अपनी डी कंपनी यहां से चलाने लगा। डी कंपनी ने पठान गैंग की कमर तो तोड़ दी, अब उसका अगला निशाना BRA गैंग थी। दाऊद ने BRA गैंग के लीडर बाबू रेशम को पुलिस स्टेशन में हथौड़े से मार दिया। इसके कुछ ही समय बाद इस गैंग के दूसरे लीडर रामा नायक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। इस वजह से बचा अब सिर्फ अरुण गावली था और यह गैंग अब गावली गैंग बन चुकी थी। अब अरुण गावली ने दाऊद के खास आदमी सतीश राजे को मारकर अपना बदला लिया। दाऊद ने अब इसका बदला लेते हुए गावली के दोस्त अशोक जोशी और उसके बड़े भाई पापा गावली को मरवा दिया। गावली ने फिर रिटेलिएट करके दाऊद के बहन के हस्बैंड इब्राहिम पार्कर को मार दिया। 16 नवंबर 1991 मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में माया डोलस और दिलीप बुआ जैसे 7 गैंगस्टर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया शूट आउट एट लोखंडवाला। यह मुंबई माफिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी तरफ दाऊद ने जे शूट आउट करवाकर गावली गैंग के दूसरे मेंबर को हॉस्पिटल में मार गिराया। अब इस शहर की ऐसी हालत हो चुकी थी कि पूरे मुंबई में सिर्फ खून खराबा था। बाबरी मस्जिद,
जो उन दिनों पॉलिटिकल और रिलीजियस वे में काफी कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर था। 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे करसेवक ने एक साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जिसकी वजह से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे शुरू हो गए। दंगों की आग मुंबई तक पहुंची और यहां पर बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दाऊद को ये सब चीजें देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे इन सब चीजों का बदला लेना था। दूसरी तरफ टाइगर मेमन नाम का एक इंडियन गैंगस्टर भी बदला लेने के लिए काफी उत्सुक था। दाऊद, टाइगर मेमन और पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुंबई पर कुछ बड़ा करने का सोचा, जिससे पूरे भारत की जड़ें हिल जाए। मार्च 1993 मुंबई में 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार में बहुत बड़ा धमाका होता है। Seconds after the blast of the bomb, Dalal Street reverberated with the screams and cries of those trapped and injured. ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई, जिसमें 50 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सीरीज में 11 बम ब्लास्ट मुंबई के अलग अलग इलाकों में होते हैं, जिससे पूरा बॉम्बे दहल उठता है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार लगभग 257 लोगों की इन ब्लास्ट में मौत हुई और अनऑफिशियल डेटा तो इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। इतने सारे बम्स कार, स्कूटर्स और सुटकेस में रखकर ब्लास्ट करे गए। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को एक अनजान कार और स्कूटर मिला, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और RDX थे, जो इन्हीं बम ब्लास्ट में यूज होने वाले थे, पर किसी वजह से नहीं हुए। इन्हीं चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस के सामने आ गया इस हमले का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन, जिसके साथ मिले थे दाऊद और उसकी कंपनी के दूसरे लोग, छोटा शकील, अबू सलेम, याकूब मेमन, मुस्तफा डोसा, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम। ये थे कुछ खास लोग इन ब्लास्ट से रिलेटेड। ब्लास्ट का कंक्लूजन जानते हुए ये सभी लोग भारत छोड़कर भाग गए, जिनमें से सिर्फ इनको ही भारत लाया गया और सिर्फ याकूब मेमन को ही फांसी हुई। छोटा राजन इन सब चीजों में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो अपने आप को देशभक्त डॉन बताने लगा। उन्होंने दुश्मन मुल्क से, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर हमारे देश पे तबाही मचाई, इस तरह के ब्लास्ट करवाए, इसलिए मैं उन चैलेंज हुआ। इस वजह से दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी हो गई। दाऊद ब्लास्ट के बाद ही पाकिस्तान की कराची में भाग गया, जिसके बाद उसको भारत सरकार के बहुत कोशिशों के बाद भी भारत लाना मुश्किल हो गया। इधर छोटा राजन डी कंपनी से अलग होकर अपनी गैंग बनाकर मलेशिया शिफ्ट हो गया। लगभग 40-50 साल से राज कर रही मुंबई माफिया ने अब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सरकार और मुंबई पुलिस को अब इससे छुटकारा पाना था। इस वक्त गेम में आते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। डी कंपनी की दुश्मनी छोटा राजन से इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने इसको मारने के लिए मलेशिया तक हमले करवाए। दूसरी तरफ है अबू सलेम, जो कि डी कंपनी का एक मेंबर है और उसने अपना नाम हफ्ता वसूली में काफी अच्छा कर रखा है। उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डरा धमकाकर उनसे लाखों रुपए मांगे और ना देने पर उनको गुलशन कुमार की तरह दिया। सलेम ने कुछ समय बाद डी कंपनी छोड़कर अपनी खुद की गैंग बना ली। इधर मुंबई पुलिस ने मुंबई को माफिया फ्री करने के लिए प्रदीप शर्मा, दया नायक और विजय सालस्कर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। यहां से पूरे माफिया के लिए ये गेम पलट गया। अब मुंबई में आए दिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गैंगस्टर को गलियों में ढूंढ कर मार रहे थे। दाऊद और गावली गैंग की आपसी लड़ाई में गैंगस्टर तो ही रहे थे और उसके साथ साथ इन एनकाउंटर कॉप्स ने इनके नंबर और कम कर दिए।
1999 में आता है माफिया के लिए एक और बड़ा झटका, जब MCOCA नाम का एक कानून लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग अब गैंगस्टर को बेल मिलना काफी मुश्किल है और पुलिस फोन टेपिंग के जरिए माफिया के बीच की बातों को सुन सकती है। दूसरी तरफ एनकाउंटर का नंबर इतना बढ़ गया कि प्रदीप शर्मा ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। वहीं दया नायक ने 80 से 86 एनकाउंटर्स किए। विजय सालस्कर ने भी 75 से 80 एनकाउंटर्स किए, जिसमें से ज्यादातर गैंगस्टर अरुण गावली की गैंग के थे। इन एनकाउंटर कॉप्स ने गैंग्स के हाथ, पैर और कमर तोड़ दी थी। पुलिस पकड़ने जाती है, हम लोग पकड़ने जाते हैं, सामने उसको मालूम है कि स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, अगर एक बार उसमें वो अरेस्ट हो गया तो 8-10 साल वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए वो पुलिस को डराने के लिए या खुद को सेव करने के लिए फायरिंग वगैरह करते हैं, तो हम लोग रिटेलिएट करते हैं उसमें। लॉ एंड ऑर्डर, माफिया राइवलरीज और एनकाउंटर कॉप्स ने ग्राउंड पर माफिया का नंबर ही खत्म कर दिया। तभी 11 सितंबर 2001 में सुपर पावर अमेरिका में 9/11 होता है। पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के अंदर 2 प्लेन आकर घुस जाते हैं। इसके बाद से पूरी दुनिया में टेररिस्ट पर दबाव आना शुरू हो गया। भारत सरकार की बहुत सारी मेहनत और दबाव के बाद अबू सालेम और उसकी पत्नी मोनिका बेदी को पोर्तुगल से लाया गया। मुस्तफा दोसा भी 1993 के बाद 2003 में दुबई से लाया गया। छोटा राजन को भी 2015 में इंडोनेशिया से इंडिया लाया गया। जो बच गए उन्होंने अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनके सारे कनेक्शन टूटते चले गए और एट द एंड सारे बड़े गैंगस्टर या तो जेल में हैं, या किसी देश में छुप कर बैठे हैं, या तो जिंदा ही नहीं है। तो ये थी पूरे 5 डेकेड की कहानी, जिसमें शुरुआत से अंत तक सिर्फ खून ही खून था। आई होप तुम्हें ये पूरी मुंबई माफिया की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। धन्यवाद।